Asha. Welcome you all again. And today we are going to discuss the paper of class 9th English Scenic School, means AISCEC. We are going to discuss about the paper of English today. So here we go with the paper. हमें सबको पता है कि अब हमारे पास में ज़्यादा टाइम है नहीं, तो अब हम लोग फटाफट से कुछ पेपर्स जो है उनको डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको लेवल पता लग जाएगा एंड आपको पैटर्न पता लग जाएगा कि किस तरह का पेपर आता है। और इस तरह के पेपर के अंदर आपको किस तरीके से क्या चीज़ें हैं जो पहचान कर आप कर सकते हैं, बिकॉज समटाइम्स वी गेट सम आइडिया, हमें कुछ आइडिया मिल जाता है हमें प्रीवियस ईयर के पेपर से कि किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें उसमें दे रखी होती हैं ताकि हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। सो फटाफट से चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैंडिडेट मस्ट डैश द जनरल कंडीशंस फॉर एडमिशन। देखिए, कैंडिडेट को क्या करना है, जनरल कंडीशंस को एडमिशन के लिए क्या करना है, पूरा करना है। तो पूरा करने के लिए नेचुरल सी बात है, डू हमारा वर्ड नहीं आएगा, प्रिपेयर क्योंकि प्रिपरेशन नहीं करनी है, उन्होंने कहा है कि उस चीज़ को करना है, क्रिएट बनाने के लिए होता है। तो नेचुरल सी बात है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई। यस, सेटिस्फाई जो होगा यानी कि आपको सामने वाली जो कंडीशंस दे रखी हैं एग्जाम्स के लिए उनको आपको पूरा करना है। नेक्स्ट, ही रिजॉर्ट्स शार्प प्रैक्टिस इन हिज डीलिंग। अब उसने क्या किया, अपनी जो शार्प प्रैक्टिस है उसमें डीलिंग किया। तो नेचुरल सी बात है, जब भी हम किसी काम को कंप्लीशन की तरफ लेकर जाते हैं तो हम ऐड नहीं करते, क्योंकि ऐड जो होता है वो फिक्स चीज़ों के ऊपर भी होता है, इनका मतलब इंटरनल अंदर हो जाता है, फॉर का मतलब उस चीज़ के लिए। तो हमारी जब डेस्टिनेशन की बात होती है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं वर्ड टू। जब भी हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की बात करते हैं या किसी भी चीज़ को फाइनल टच देते हैं तो हम टू का यूज़ ज़रूर करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब यहाँ पर आपको एक सिंपल सा रूल बताते हैं, अगर आप इंग्लिश की जगह पर कोई भी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश है, फ्रेंच है, इटालियन है, ये है, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो एज अ लैंग्वेज, इसके तौर पे, अगर आप लैंग्वेज के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो लैंग्वेज के तौर पे यूज़ करने पर कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। जी हाँ, अगर आप लैंग्वेज के तौर पे यूज़ कर रहे हो तो उन वर्ड्स के आगे, इंग्लिश के आगे, हिंदी के आगे, इन सब के आगे कभी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसको नेशनैलिटी के तौर पे यूज़ करें, जैसे हम किसी इंसान की नेशनैलिटी बताते हैं दैट ही इज़ एन इंग्लिशमैन, तो उस ही इज़ एन इंग्लिशमैन, ही इज़ एन इंग्लिशमैन, और साथ ही साथ अगर हम बोल रहे हैं ही इज़ अ फ्रेंच, ही इज़ एन इटालियन, तो ये वर्ड जब आते हैं तब अगर हम उसको नेशनैलिटी के तौर पे यूज़ करें तो दे विल गिव यू आर्टिकल द, और इस तरीके से। लेकिन जब भी वो लैंग्वेज के तौर पे यूज़ होगा, आप कभी भी उनके आगे आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, आप उनके आगे आर्टिकल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम आते हैं, तो इसलिए हम उसके लिए यूज़ करते हैं वर्ब हार्ड वर्किंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड टू मेक द सेंटेंसेस बिलो मीनिंगफुल। मीनिंगफुल बनाने के लिए सेंटेंसेस को करना। तो ऑलमोस्टली हम लोग सारे क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर, इनमें एक चीज़ कॉमन है, हैव यू सीन दिस थिंग, 4 5 6, 4 5 6 और 4 5 7। तो 4 5 6 इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। तो कॉमन में अगर हम लोग एक अंदाज़ा लगाएं तो हमारे तीन ऑप्शंस में 4 5 6 जो है वो कॉमन आ रहा है। देन उसके बाद 7 भी हमारा कॉमन आ रहा है। अगर आप देखें तो 7 तक सारा सीक्वेंस कॉमन है, सारा सीक्वेंस कॉमन है। तो एक बार बना के देखें, तो बना के देखेंगे आप कहेंगे ऑलमोस्ट अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल। तो ये हमारा पूरा एक स्टार्टिंग का क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। देन उसके बाद पीपल के बाद में अगर आप देखेंगे तो अब हमें देखना है 9 नंबर, तो वो दे रहा है वॉच, आ ही नहीं सकता। तो उसके बाद में इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन फिनिश हो गया। अगर हम यहाँ जाएं तो 3 इन दीज बहुत कॉमन, देखो 1 भी कॉमन है, इसको तो हम हटा ही देते हैं, 4 5 6 नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन हमने हटा ही दिया। अब हमारे पास ये दो ऑप्शन बचे हैं। अब इन दो ऑप्शंस को अगर आप देखोगे तो यहाँ 3 1 तक कॉमन है, 3 1 तक कॉमन है, तो इसका मतलब 3 कौन सा हो गया, पीपल, तो ये कॉमन आ गया, एंड 1 कॉमन आ गया यानी कि वियर, तो ये दोनों कॉमन है। यानी कि क्वेश्चन क्या हो गया, ऑलमोस्ट अ मेजॉरिटी ऑफ डेज, ऑलमोस्ट अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल। ठीक है, यहाँ तक आ गया पीपल, वियर, ये हमारा बन गया वर्ब का पार्ट। तो वियर, अब वियर क्या होगा, उसके बाद में अगर हम देखें तो आना चाहिए हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये आ गया हमारा वॉच, अ वॉच, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो ये तरीका भी होता है शॉर्टकट वे कि अगर हम चाहें तो देख सकते हैं कि कॉमनली सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन है वो कौन से मैच कर रहे हैं, और मैच करने के बाद हम उस चीज़ को बनाएं, और बनाने के बाद फिर हम लोग क्या करें, उसको देखें कि किसमें एक नॉर्मल सी चीज़ जो है वो यूज़ की जा रही है। ठीक है,
नेक्स्ट है सिलेक्ट द वर्ड क्लोजेस्ट टू द मीनिंग इन द मीनिंग ऑफ मॉर्टल। मॉर्टल का मीन्स क्या होता है? पहली बात अगर हम बात करें, मॉर्टल होता है नश्वर और इमॉर्टल होता है अनश्वर। तो मॉर्टल का जो क्लोजेस्ट मीनिंग होगा, क्लोजेस्ट मीनिंग की अगर हम बात करें तो क्लोजेस्ट मीनिंग के लिए हम लोग किसको ले सकते हैं? नेचुरल सी बात है, देखिए रिकरेंट नहीं होता, रिकरेंट का मीन्स होता है दोबारा से होना। ट्रिवियल यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट या इसके लिए तो यूज होता है फैटल। फैटल वर्ड जो होता है ये किस्मत के हिसाब से, यानी कि जो कहते हैं दुर्भाग्य के लिए भी फैटल हो गया। और इटर्नल होता है बहुत ही कहते हैं ना आजीवन पर्यंत वाला, उस तरह का। तो ये जो वर्ड है ये है नाश, नश्वर से। तो फैटल भी हमारा नाश करने वाली चीज़ों की आता है, तो इसलिए फेट, फेट मॉर्टल फेटल ये चीज़ें हो गई। मेक द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, आपको इसमें से करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का देखें क्या, थोड़ा सा अगर हम कॉमनली देखें तो डबल एन कभी नहीं आता, ये ऑप्शन हटा दीजिए। ये भी इसके अंदर मेंटेनेंस नहीं होता है। ओके, अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस कभी भी नहीं होता, तो ये भी हटा दीजिए, मेंटेन नहीं कर रहे हैं हम। मेंटेनेंस भी नहीं होता, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा आपका। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ओनली ए। सेवेंथ का हमारा क्वेश्चन का हो गया ए आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द कोच इंसिस्टेड दैट रोनाल्डो डैश द सेंटर पोजीशन इवन दो ही इज टू शॉर्ट फॉर दैट पोजीशन। अब इसमें यह है कि जो कोच है उसने इंसिस्ट किया भाई रोनाल्डो जो है वो कहाँ से खेलेगा? सेंटर पोजीशन से खेलेगा, हालांकि वो बहुत छोटा था फॉर दैट पोजीशन, लेकिन फिर भी। तो अब देखिए इसमें से क्या आ सकता है? रोनाल्डो प्लेज, क्योंकि प्लेस क्यों आया? क्योंकि सिंगुलर यूज हो रहा है तो एस या ई एस लगता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी है। किंग ऑफ स्कॉटलैंड सॉ डैश स्पाइडर टू क्लाइंब अप द टू डैश द सीलिंग ऑफ द केव। अब यूज इसमें आपको आर्टिकल करना है, आर्टिकल देखिए ए अंदर है। तो पहली बात, जब हम किसी पर्टिकुलर खास बात की करते हैं तो उसमें आगे आर्टिकल द आता है, यानी कि फर्स्ट में आर्टिकल द आएगा। द किंग ऑफ स्कॉटलैंड सॉ अ स्पाइडर, उन्होंने एक स्पाइडर देखा था, क्योंकि यहाँ स्पाइडर्स नहीं है, तो अ स्पाइडर ट्राइंग टू क्लाइंब अप टू द सीलिंग ऑफ द केव, क्योंकि पर्टिकुलर हम किसकी बात कर रहे हैं? केव के भी सीलिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? नाइन्थ का ए। राजू रिलिशेस नॉट ओनली चाइनीज डैश कॉन्टिनेंटल फूड। एप्रोप्रिएट कंजक्शन ढूंढना है कि इन दोनों को ज्वाइनिंग वर्ड्स, यानी ये दोनों कॉमन चीजें। अब देखिए नॉट ओनली जब भी आता है, एक बात फिक्स कर लीजिए, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो आता है, बस फिक्स है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बस ये याद कर लीजिए कि नॉट ओनली कंजक्शन के साथ में बट ऑल्सो आता है। इन कंजक्शंस को जो दो दो ही बार यूज दो आते हैं तो इनको हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस। इनको क्या कहा जाता है? कोरिलेटिव। जो पेयरिंग कंजक्शंस होते हैं, पेयर में आते हैं, इनको बोलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। यू मस्ट लर्न इंग्लिश एवरी डे टू इम्प्रूव इट। अब देखिए इसमें डिटरमाइनर करना है। डिटरमाइनर बहुत टाइप के होते हैं। यू मस्ट लर्न a few English, you must learn a little English, or you must learn a lot of English every day to improve it. तो a few, a little, a lot of, अब इन दोनों में से इन सब में देखिए आपका क्या हो सकता है। अगर हम बात करें a few और a little, ये होते हैं के बराबर, मतलब है। a lot of का मीन्स बहुत ज़्यादा हो गया, तो हमें a little या a few में से अब चूज करना है। little और a few में से अगर हम देखें तो few जो होता है वो हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। a few pen, अ फ्यू पेन का मीन्स वी कैन काउंट, बट अ लिटिल को हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे लिक्विड वाली जो अ लिटिल मनी, अ लिटिल मिल्क, अ फ्यू मिल्क नहीं बोलते हम, लिटिल अमाउंट ऑफ मिल्क बोलते हैं। तो लिटिल वो होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका यूज होगा अ लिटिल। यू मस्ट लर्न अ लिटिल इंग्लिश एवरी डे टू इम्प्रूव। हम लोग यहाँ पर अरेंज करेंगे जम्बल वर्ड्स को। देखिए यहाँ पर क्या है? मोस्ट इन्वेंटर वर्ल्ड थॉमस एल्वा एडिसन, द इज रिमार्केबल द। तो अब ये देखेंगे हम लोग, द रिमार्केबल इन्वेंटर इन द मोस्ट वर्ल्ड इज थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन इज द मोस्ट रिमार्केबल इन्वेंटर इन द वर्ल्ड, इज द मोस्ट। देखिए सबसे बड़ी बात है इन द वर्ल्ड मोस्ट रिमार्केबल इन्वेंटर इज थॉमस एल्वा। ये भी हो सकता है कि भाई ये घुमाकर बोला गया, इज द मोस्ट ये नहीं होगा क्योंकि ये स्टार्टिंग ही हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है, तो हम इसको नहीं लेंगे। द रिमार्केबल इन्वेंटर इन द मोस्ट वर्ल्ड, ये नहीं हो सकता। इन द मोस्ट वर्ल्ड कोई सेंटेंस होता भी नहीं है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है लेकिन मोस्ट वर्ल्ड में नहीं आता। इन द वर्ल्ड मोस्ट रिमार्केबल इन्वेंटर इज थॉमस, और द थॉमस एल्वा एडिसन इज द मोस्ट रिमार्केबल इन्वेंटर था। अब हम बात करते हैं इन दोनों की। देखो
इन दोनों में इन द वर्ल्ड ये भी सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है, लेकिन ये हमारे सब्जेक्ट के तौर पे हम इसको क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये हमारी एडवर्बियल फ्रेज है। तो एडवर्बियल को अगर हम लोग इस तरीके से यूज़ करेंगे तो उसके बाद में हमारे पास में सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन हमारे पास है नहीं। तो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। थॉमस अल्वा एडिसन इज द मोस्ट रिमार्केबल इन्वेंटर इन द वर्ल्ड। अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज पैटर्न। ये जो पैराग्राफ है, देखिए अब इसका एक तरीका होता है, ध्यान रखिएगा इसको सॉल्व करने का। सबसे शॉर्टकट वे ये है कि किसी भी अनसीन पैसेज को आप सॉल्व करें तो उससे पहले व्हाई डज द मून प्ले अ ग्रेट रोल देन द सन इज कॉजिंग टाइड्स। ठीक है, द सन इन कॉजिंग टाइड्स, तो भाई क्यों मून जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए द मून्स रोल कॉजिंग टाइड्स इज मच मोर हाई एंड इंपॉर्टेंट देन दैट ऑफ द सन। द रीजन इज दैट मून एंजॉयज मोर प्रॉक्सिमिटी टू द अर्थ देन द सन एज इट फोर्सेस अट्रैक्शन। तो अब क्या है यहाँ पर हमारे ऑप्शन में, फर्स्ट लाइन में आंसर दे, मून हैज अ ग्रेटर ग्रेविटेशन, द मून शाइन्स इन नाइट, नन ऑफ द अबव, द मून इज क्लोजर टू द अर्थ एज कंपेयर टू द सन। तो यहाँ पर हमने क्या देखा क्वेश्चन के अंदर, अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दे रहा था, फोर्स अट्रैक्शन, यानी कि सन एज इट्स फोर्स अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ऑफ द सन इज अट्रैक्टिंग द सर्फेस, द टाइड्स आर इमेंस इंपॉर्टेंस इन द ट्रेड, नेविगेशन, फिश वगैरह आपको दिया। यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि जो रीज़न है कि मून सबसे ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी अर्थ की तरफ क्यों होता है सन से, क्योंकि उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो इन दोनों सब में से आंसर क्या हो जाएगा आपका, सोच के देखिए थोड़ा सा। इट्स आंसर इज थर्ड, ए, बिकॉज अर्थ के बहुत पास पड़ता है, तभी तो हमें चांद बड़ा दिखता है और सूरज छोटा। तो अर्थ के पास होने की वजह से ही उसको क्या होता है, ये फायदा होता है कि वो अपनी तरफ टाइड्स को ज़्यादा खींचता है। नेक्स्ट, हाउ आर टाइड्स यूजफुल फॉर इकोनॉमी ऑफ कंट्री। भाई किसी देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए कैसे फायदेमंद है। तो टाइड्स आर ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस इन द ट्रेड, नेविगेशन एंड फिशिंग। टाइड्स आर वेरी यूजफुल। तो भाई इनमें क्या हो गया, यहाँ पर दे रखा है, टाइड्स ब्रिंग ट्रेजर ऑफ सी विद देम ड्यूरिंग हाई टाइड्स, बिग शिप्स कैन रीच द पोर्ट्स एज मच, टाइड्स डिस्ट्रॉय इकोनॉमी, एनिमिक्स ऑफ द कंट्री एंड नन ऑफ द अबव। तो आप बता सकते हैं 14 का आंसर क्या होगा। ड्यूरिंग हाई टाइड्स बिग शिप्स कैन रीच द पोर्ट्स, तो देखिए इसके आगे ही दे रखा है ये आंसर। During the high tides, the water depth near the coast goes up and helps the big ships to reach the ports. तो यानी कि हमारा इसका आंसर क्या हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 15, हाउ आर टाइड्स यूजफुल इन कोल्ड कंट्रीज। भाई ठंडे देशों के अंदर कैसे हेल्पफुल है। तो यहाँ पर जहाँ कोल्ड कंट्री दे रखा है उस पर आ जाते हैं हम सीधा। द सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ लंदन एंड कोलकाता डिपेंड्स ऑन टाइड्स, टाइड्स आल्सो हैज अ लाइवर more and this one. Commonly the tidals are navigable for the purpose of generating electricity. Tidal tides do not allow the sea water to be frozen. Tides also make use of the fishermen to sailing. In the countries like Canada, UK, France, the tidal power stations are set up. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था कि भाई कैसे जो ये टाइड्स हैं या हमारा जो टाइड्स यूजफुल हैं कोल्ड कंट्रीज में। तो कोल्ड कंट्रीज के अंदर कहाँ फ़ायदेमंद होंगी सबसे ज़्यादा। कोल्ड कंट्रीज़ में हमने बताया, अभी लास्ट में जो हमने यूज़ की थी कनाडा वगैरह के लिए, वो कोल्ड कंट्रीज़ में आते हैं। तो इसका हो जाएगा, दे डू नॉट अलाउ सी वाटर टू बी फ्रोजन, वो क्योंकि उनकी वजह से पानी कभी भी बर्फ़ में नहीं बदलता है। कमर्शियली द टाइडल रिवर्स आर नेविगेबल फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग टाइडल्स आर वेरी, टाइड्स डू नॉट अलाउ द सी वाटर टू बी फ्रोजन बाय कीपिंग द सी वाटर इन मोशन। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, हाउ कैन टाइड सॉल्व द पावर प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। कैसे सॉल्व कर सकता है भाई, सिंपल सी बात हम सभी जानते हैं, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उससे प्रोड्यूस होती है टाइडल वेव से, और ये चीज़ें तो हम एसएसटी में, साइंस में हर जगह पढ़ चुके हैं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड थ्रू द टाइडल वेव्स विच वर इन द पैसेज मीन्स टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल। अपने कंट्रोल में लेकर आना किसे कहा जाएगा, कंट्रोल में लेकर आना है तो भैया अंडर कंट्रोल करना पड़ेगा। अंडर कंट्रोल करना है तो इसका मतलब हमें उसको क्या करना पड़ेगा, हार्नेस। इसका आंसर हो जाएगा हार्नेस। हार्नेस का मीन्स होता है टू गेट अंडर कंट्रोल, भैया उसको अंडर कंट्रोल में लेकर आए। शी प्लेज बेटर देन डू, चूज एप्रोप्रिएट प्रोनाउन। प्रोनाउन आपको चूज करना है कि वो मुझसे बेहतर है। शी इज बेटर देन आई, माई, मे और माई सेल्फ। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा।
शी प्लेज बेटर देन आई डू, क्योंकि जब हम अपने आप से कंपेयर करते हैं तो वी यूज़ अ आई नॉट मी, हम लोग सेकंड पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर होता है शी प्लेज बेटर देन आई डू, यानी मैं जितना अच्छा करती हूँ उससे ज़्यादा शी प्लेज बेटर। आई डैश इन अ स्कूल इन दिल्ली सिंस 2000, इसमें आपको वर्ब बताना है, अप्रोप्रिएट टेंस बताना है। कि देखिए एक सिंपल सा लॉजिक, जब भी सिंस या फॉर आएगा, क्लियर कर लीजिएगा, जब भी सिंस या फॉर आता है तो हमेशा वो कौन सा होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस। कौन सा टेंस होना चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूस। पहली बात तो परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो परफेक्ट तीन टेंस होते हैं हमें मालूम है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये सारे हैं हमारे पास में। तो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीनों का कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि जहां भी सिंस फॉर यूज होगा वो उस टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाता है। अब हम ये देखते हैं कि कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूस बोला है, तो हम लोग यहाँ से चलते हैं, विल नहीं आएगा, फ्यूचर के लिए आता है। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं, आई हैव बीन, हैज स्टडीड भी नहीं होगा क्योंकि ये परफेक्ट में आता है। दो हो गए, हैव और हैज आ रहा है, आई के साथ में वी नेवर यूज हैज, तो हमारा आंसर हो गया आई हैव बीन स्टडीइंग इन अ स्कूल इन दिल्ली सिंस 2017। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, चूज द बेस्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम टू प्ले टू द गैलरी, यानी गैलरी में खेलना, गैलरी में खेलना यानी कि सोच के देखो क्या हो सकता है। टू वॉच द प्ले विद इंटरेस्ट, नेवर। टू इनेक्ट द प्ले इन द गैलरी, नो। टू एंडेवर टू गेन चीप पॉपुलैरिटी और टू सिट कंफर्टेबल। अब ये तो देखो कभी भी है ना, इससे मैच करता हुआ कोई भी आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, इससे मैच करता हुआ यू विल गेट नेवर एवर, आपको नहीं मिलने वाला। हमेशा जो होगा उसका मीनिंग जो होता है इडियम्स का, वो बहुत बड़ा होता है। ये एक कॉमन सी बात है कि इनके मीनिंग बहुत बड़े से होते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़, इनमें मीनिंग अगर बड़ा होता है तो बड़ा होगा तो नेचुरल सी बात है ज़्यादा रिवीलिंग होगा। ज़्यादा रिवीलिंग इसमें से कौन सा है, ये नहीं आएगा कि भाई खेल रहे हैं देख रहे हैं, इनएक्ट भी नहीं होगा। अब ये दो बज गए, टू सिट कंफर्टेबल, सिटिंग गैलरी के अंदर खेलने की बात हो रही, तो ऑब्वियसली बात है खेलने के लिए बैठेंगे थोड़ी ना, तो क्या करेंगे, टू एंडेवर टू गेन चीप पॉपुलैरिटी, ठीक है, यानी कि सस्ती सी पॉपुलैरिटी को हासिल करना। नेक्स्ट, द स्पैकल्ड टॉर्टोइज वॉक्स स्टेडफास्टली टुवर्ड्स हिज गोल, इसमें आपको एडवर्ब ढूंढना है। एडवर्ब बता देती हूँ सबसे पहले क्या होता है। एडवर्ब हमारे तीन सवालों के जवाब देता है। सबसे पहला है ये कब हुआ, वेयर कहाँ हुआ, इसमें आंसर आएगा आपका स्टेडफास्टली, टुवर्ड्स नहीं, टुवर्ड्स डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। मैंने बताया एल वाई जुड़ेगा, तो एल वाई जुड़ने की वजह से हम इसको क्या करेंगे, स्टेडफास्टली लगाएंगे। ये इसकी पहचान है भाई, पहले तो ये जवाब दे रहा है चार सवालों के और लास्ट में हमेशा एडवर्ब के क्या जुड़ जाता है, एल वाई जुड़ जाता है। तो एल वाई जुड़ने की वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेडफास्टली हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, आई रोट एन आर्टिकल फॉर द स्कूल मैगजीन, इसको पैसिव में बदलना है। पैसिव के देखो 5 रूल बताते हैं आपको, बहुत अच्छे से आसानी से याद हो जाएंगे पांचों रूल। सबसे पहला रूल होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह बिठाना है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो इसको कहाँ बिठाना है, यहाँ पर, तो यानी एन आर्टिकल। सबसे पहले दो हमारे ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, खत्म भाई, झंझट ही फ्री हो गया। एन आर्टिकल यानी हमारा क्या होना चाहिए, हमारा क्या आएगा, सबसे पहले एन आर्टिकल आएगा, हो गया एन आर्टिकल। उसके बाद हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये हमारा टेंस बता रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग कौन से टेंस की बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, वॉज वर। दोनों में से देख लीजिए कौन सा है, किसमें वॉज है किसमें वर है, तो हो गया ये वाला ऑप्शन, इसको काट दो भाई, सिंपल सा है। दूसरे रूल तीसरे रूल में हमें पता लग गया, पांचों रूल मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह बिठाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे, बाय को जोड़ेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पटक देंगे, खत्म। और अगर कोई एडवर्बियल एडजेक्टिव फ्रेज आ रही है तो वो लास्ट में या बिल्कुल स्टार्टिंग में जुड़ जाती है, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 5 रूल हमारे सबसे मेन होते हैं किसी भी पैसिव फॉर्म को बनाने के लिए। तो ये 5 रूल अगर आपने पढ़ लिया तो आपको याद हो जाएगा, आप हैंड टू हैंड सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को विद इन, देखिए मैंने कुछ ही सेकंड में हमने कर लिया, हमें ज़्यादा देर ही नहीं पड़ी, वरना हम लिखे हैं करें। 5 और रूल कौन कौन से हो गए? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह बिठाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया वो भी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड टेंस, फिर हमने क्या किया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को बनाया, देन हमने बाय को जोड़ा और लास्ट में हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पटक दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्टी वेसल्स डैश मच नॉइस। तो ये क्या है, एक तरह का हम कहते हैं ना फिक्स होते हैं, प्रोवर्ब्स होती हैं, कहावतें, लोकोक्तियाँ, मुहावरे या जो अटल चीज़ें हैं, सत्य होते हैं जो कभी बदले नहीं जा सकते, उन सेंटेंसेस को आप ध्यान रखिएगा जो परमानेंट सेंटेंसेस हैं। ठीक है ना, परमानेंट अगर हम बोले या फिर हम जिन्हें बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। यूनिवर्सल ट्रुथ जब भी आती है सार्वभौमिक सत्य, या फिर हम जनरल ट्रुथ भी बोलते हैं, जनरल ट्रुथ हो गया जैसे हमारे फादर जो कहते हैं जनरल फैक्ट है, तो ये हमेशा कहीं से सारे ऑप्शन जो है प्रेजेंट टेंस है, लेकिन प्रेजेंट टेंस कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल बनेगा। प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट डेफिनेट, तो ये हमारा ऑप्शन खत्म हो गया। हैव मेड जो हमें परफेक्ट में आता है, ये हमारा खत्म हो गया, ये कंटिन्यूस में आता है, और बच गया इंडेफिनिट। अब एम्प्टी वेसल्स है, यानी वेसल्स वर्ड आ रहा है तो दैट मीन्स ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में वर्ब हमेशा कैसी आती है? प्लूरल आती है। और ऐसी है ये कब लगता है? जब वर्ब और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। ऐसे एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइस, ये हमारा सेंटेंस का आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे चलते हैं। गलिबल, चूज वर्ड विद अपोजिट मीनिंग। अब तो इसके लिए हमारा जो आंसर है सिनिकल। ठीक है ना, जिसे सिनिकल कहते हैं। गलिबल